नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 133 पारी में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, जिसमें से ये पार्ट 3 रहेगा। इस पार्ट में अपन 29 दिसंबर 2020 के प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 30 मैथ्स के सवाल हल करने वाले हैं। तो ये पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। इससे पहले दो पार्ट में जब एग्जाम शुरू हुआ था 28 दिसंबर के दोनों शिफ्ट कवर किए थे। आज ये आपके थर्ड पार्ट में 29 दिसंबर के प्रथम पारी के सारे मैथ्स सवाल का सॉल्यूशन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। तो ये सभी मैथ्स के सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकेंड है सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और यहाँ पर मेन चीज है कि इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स ने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, जो भी आपका स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आप ये ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक का यहाँ पर एप्लीकेशन है, जहां पर भी आप ये टीटीजी का कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। बाकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जो भी आपके लिए सूटेबल पास है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी मैथ्स के सवाल आज आपके इस जो 29 दिसंबर 2020 की प्रथम पारी में पूछे गए, देख लेते हैं उनका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। पहला सवाल है, एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही अब विद्यार्थी हैं सभागार में मौजूद। टोटल पंक्तियां हैं जितनी, तो सभागार में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो दोस्तों सवाल की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा कि टोटल सभागार में 6889 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी, में मान लेता हूं कि एक, आपको सवाल समझाने के लिए बता रहा हूं कि एक पंक्ति में मान लेता हूं 10 विद्यार्थी हैं। तो सभागार में जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं। तो आप समझ सकते हो कि सभागार में कितनी पंक्तियां होगी, 10 पंक्तियां होगी, क्योंकि एक जो पंक्ति में जितने विद्यार्थी उतने सभागार में पंक्तियां होने वाली हैं। तो आपको दे दिया है जैसे कि एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी है, सभागार में 10 पंक्तियां, तो टोटल कितने विद्यार्थी होने चाहिए, 100 विद्यार्थी होने चाहिए। तो सवाल में ऑलरेडी मेंशन है कि टोटल विद्यार्थी 6889। इसका मतलब क्या हो गया कि 6889 है वो दो समान संख्याओं का गुणनफल है, यानी किसका ये स्क्वायर है, 6889 है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हिट एंड ट्रायल कह सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है इसके नजदीकी, जैसे कि 83 के नजदीकी क्या है, तो आप कहेंगे 80, या फिर आप देख लीजिएगा 6889 किसका स्क्वायर है, तो ये किसके नजदीक में है। जैसे कि 70 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4900 मिलने वाला है। इसी प्रकार 80 का करेंगे तो आपको 6400 मिलने वाला है। और यदि आप 90 का करते हो तो आपको 8100 मिलने वाला है। तो ये आपके 6889 किसके पास में है, 80 के पास में है। तो 80 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 80 का तो 6400 है। तो यहाँ पर 80 से ज्यादा, ये ऑप्शन तो अपने आप डिलीट हो जाते हैं। 87 काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 90 का 8100 है, लेकिन ये 6800 के आसपास है। तो लगभग यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 83 का स्क्वायर होने वाला। बाकी बाद में जैसे ही पता चल जाए तो आप 83 का स्क्वायर कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा 6889 मिलने वाला है। तो 83 आपको करेक्ट करना था। इस प्रकार आप ये कर सकते हो। सवाल को थोड़ी लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी थी इसमें आपकी, कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में जो आपको गुणनफल है वही ये 6889 है, यानी सेम संख्या गुणनफल आपको इसको यहाँ पर पूछा था एक तरीके से। 4624 का जो वर्गमूल यदि 68 दे रखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सभी इसी का खेल है। थोड़ा बेसिक आपको मैथ पता है तो आप इजीली इसको हल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको रूट निकालना है 46.24 का, आपको दे रखा है कि 4624 का रूट 68 है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर लेके आना है 4624। कैसे लेकर आएंगे, आपको पता होना चाहिए। जब ये आप दशमलव हटाते हो तो जितनी दशमलव के बाद संख्या है उतने जीरो का आपको भाग देना है। तो मैं यदि मान लेता हूं दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद कितनी संख्या, आप कहेंगे 2 संख्या। दशमलव हटाने पर मेरे को संख्या मिलेगी, ये सेम संख्या मिलने वाली जो दे रखी है, 4624 मिल गया। दशमलव हटाए, इसका मतलब मेरे को भाग देना है, 2 संख्या है तो 2 जीरो, यानी 100 का मेरे को भाग देना होगा। अब इसका आप लगा सकते हो कितना आएगा, जैसे कि 4624 ऑलरेडी 68 दे रखा है तो ये 68 आ गया। 100 का वर्गमूल कितना है, आप कहेंगे 100 का होता है 10। तो यहां से आपके 6.8 निकल के आ गया जो इसकी वैल्यू। इसी प्रकार इन सभी की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैं इसकी निकाल रहा हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, 4624 है, भाग में अब किसका दूंगा, क्योंकि मेरे को इसका पता है। तो मैं यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 4 जीरो का मेरे को भाग देना पड़ेगा। तो मैंने 10,000 का भाग दिया। सो यहाँ पर आपके निकल के आ जाएगा, ये तो आपको 68
आंसर दे रखा ऑलरेडी। और 10,000 में कितना स्क्वायर रूट, आप कहेंगे 20 यानी ये जो पैर में रहता है ना एक एक जीरो हो जाएगा, तो ये 100 का स्क्वायर होता है 10,000। तो ये आप कह सकते हो कितना 0.68 हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4,624 भाग कितना जीरो देंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 6 जीरो तो आपको लाना ही है। तो एक तरीके से यहाँ पर 6 जीरो लाएंगे आप, तो कितने का हो जाएगा, 10 लाख का भाग दिया आपने। अब इसको आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, 4,624 का 68 है। नीचे आपके 2 जीरो का 1 जीरो रह जाएगा, तो इसमें भी 2 जीरो का 1 जीरो, इसमें भी 2 जीरो का 1 जीरो, तो 68 में आप 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.068 आ जाएगा। अब इन सभी को आपको ऐड करना है 0.068, और फिर यहाँ पर ऊपर क्या है 6.8 है, तो 6.8 और फिर 0.8 है, ये आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितने 14, तो हासिल के गए 4 एक गए ना, और ये 15 हो जाएगा, फिर हासिल का एक यानी 7.548 है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इस प्रकार आपको ये हल करना था। अगले मैथ के सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिया गया जो बार ग्राफ है, दो टाइप से आपको ग्राफ दिख रहे हैं, एक तो ये वाला जो बार ग्राफ है, सेकेंड यहाँ पर एक लाइन ग्राफ है, ठीक है। इन दोनों ग्राफ का अलग अलग मीनिंग दे रखा है। जैसे कि जो बार ग्राफ है वो 2014 के 2018 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। जैसे कि 2014 में टोटल 30 वेब सीरीज लॉन्च हुई है, 2015 में 35 हुई है, 2016 में 35, 17 में 42, 18 में 48 वेब सीरीज लॉन्च हुई है। जो ऊपर वाला बार ग्राफ आपको शो कर रहा है, जैसे कि सवाल में दे रखा ऑलरेडी, ये बार ग्राफ दिखा रहा है। और जो लाइन ग्राफ, नीचे वाला लाइन ग्राफ देख रहे हो, ये 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है। जो भी 5 स्टार से कम रेटिंग वाली वेब सीरीज है, जैसे कि टोटल 2014 में 30 वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें से 5 स्टार से कम वाली है वो 6 वेब सीरीज है। तो इसका आप मतलब क्या निकाल सकते हो कि 5 स्टार से कम 6 वेब सीरीज लॉन्च हुई, तो बाकी जो 30 वेब सीरीज में कौन सी होगी, वो 5 स्टार से ज्यादा ही होगी या फिर 5 स्टार की होगी। तो 5 स्टार के आप कितना कह सकते हो, यहां से 30 माइनस 6 करेंगे तो आप कहेंगे 24, तो 5 स्टार की है। इसी प्रकार आपको सवाल में यही पूछा कि 2014 से 2018 के दौरान 5 स्टार या उससे अधिक रेटिंग वाली वेब सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो 5 स्टार से कम आपको दे रखी है, और बाकी यदि आप माइनस करते हो टोटल में से 5 स्टार से जो कम आई है, तो आपको पता चलेगा बाकी जो बची हुई रहेगी संख्या वो 5 स्टार या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाली है, डिनोट करने वाली है। जैसे कि 2014 में इसको आपको जूम करके थोड़ा बता देता हूं यदि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, पूछा क्या है कि अधिक रेटिंग वाली सीरीज का लगभग कुल प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, परसेंटेज निकालना है। तो इस केस में आपको योग भी ज्ञात करना होगा कि टोटल वेब सीरीज है। ओके, तो ये आपके 6 हैं और 30 आपके रिलीज हुई है, 6 हैं 5 स्टार से कम। इसका मतलब है जो 5 स्टार या उससे अधिक की है वो कितनी है, 30 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पर आपके आ जाएगी 24। और इसी प्रकार 35 माइनस आपको 9 करना है, जो 5 स्टार से अधिक है वो 2015 में रिलीज हुई है, 35 माइनस 9 करेंगे तो आपके 26 आ जाएगा। और यहाँ पर 35 माइनस आप 11 करते हो तो 35 माइनस 11 भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपके 24 हो जाएगा। 42 माइनस 12 करते हो तो ये हो जाएगा आपके कितना 30 हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको 48 माइनस 12 करना है तो ये आपके हो जाएगा 6 और 3 36। तो ये सभी जो संख्याएं आ रही 2014 में 24 मूवी हैं 5 स्टार की हैं, और 2015 में 26, 16 में 24, 23, 36 आपको ज्ञात करना है। कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो कि 5 स्टार या उससे अधिक रिलीज हुई है मूवी। तो यहाँ पर टोटल संख्या निकाल लीजिएगा और टोटल मूवीज जो हुई है रिलीज वो कितनी है वो निकाल लीजिएगा, और भाग देंगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलने वाली है। तो इसको आप योग करते हो, जो टोटल मूवीज 5 स्टार या उससे अधिक की हैं वो 140 हो जाता है। और ये आप योग कीजिएगा टोटल मूवीज हुई कितनी रिलीज हैं 2014 से 2018 के मध्य, तो इनको योग करते हैं तो आपको मिलेगा 190। तो ये योगफल आपके 190 हो जाता है। अब जो परसेंटेज 5 स्टार है उससे अधिक है 140 भाग 190 गुणा 100 करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें आप यदि भाग देते हो तो आपको आंसर मिलने वाला जो सवाल में दे रखा है, सवाल में कितना दे रखा है 74% है। यहाँ पर आपको 74 तो नहीं मिलेगा, कुछ 73.68% है। लगभग सवाल में दे रखा तो ये
74% के आसपास लगभग हो जाती है वैल्यू। तो इस प्रकार ये थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव था। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर जो मैथ का पूछा गया है वो देख लेते हैं। 150 मध्य है, यानी टोटल जो पद 150 है उनका जो मध्य दे रखा है वो 45 प्राप्त हुआ है। यदि गणना करते समय दो मध्य है, दो पद कह सकते हो, उसको गलत लिखा गया है, जैसे कि 38 और 46 के बजाय 83 और 76 है, तो सही मध्य क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है 150 पदों का मध्य 45 प्राप्त हुआ है, तो टोटल योग कितना हो सकता है? 150 पद हैं, प्रत्येक की वैल्यू 45 मिली है, तो टोटल योग कितना होगा? 150 गुणा 45 होगा, जिसमें गलत वाले भी इंक्लूड है। ये सारा टोटल हो रहा है जो पहले प्राप्त हुआ है। यदि गणना करते समय दो मदों को गलत लिखा गया है, दो मद कौन से गलत यहाँ पर कैलकुलेट हुए हैं 150 गुणा 45 में से? जैसे कि 38 और 46 के बजाय आपको एक्चुअल में जो कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर जो इस जोड़ में वो 83 और 76, तो आप कहेंगे मैं 83 माइनस कर देता हूं और 76 माइनस कर देता हूं। इसकी जगह मेरे को जोड़ने थे वो 38 और कितने 46, ठीक है, 38 और 46 मेरे को ऐड करने थे। और यहां पर आपको बताना है कि सही माध्य क्या मिलने वाला है। तो इसमें आपको गणना से थोड़ा बचना है, इस प्रकार नहीं आप जोड़ते हो बाकी करते हो, आपको ये वाला ये कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है। तो इसमें यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको पता है 76 38 का दोगुना है, तो यहां से आपका -38 मिलने वाला है। -38 प्लस 46 करेंगे तो आप कहेंगे मेरे को +8 मिल जाएगा। और ये +8 यदि आप -83 प्लस 8 करते हो तो आपको -75 मिलने वाला है। अब आपको एक जोड़ मिली है 150 गुणा 45 -75 है। अब यहां से आप क्या लगा सकते हो आइडिया कि जो पहले आपको मिल रहा था 45 औसत मिल रहा था, इन 45 में से अभी आपको कम होने वाला औसत कितना कम होगा? 75। जैसे कि आप इसमें यदि भाग देते हो कि भाई औसत होता क्या? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये अभी टोटल योग इस प्रकार आ रहा है, टोटल संख्या 150 है, इसमें आप भाग देंगे तो पीछे कितना रहेगा? ऊपर तो 45 रह जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो भाग इसमें भी देना पड़ेगा। तो ये 45 माइनस 75 बटा 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ये हाफ हो जाएगा। 45 माइनस हाफ करेंगे तो 45 में से आधा माइनस करना, तो आप कहेंगे 44.5 अभी आपको एवरेज मिलने वाला। तो इस प्रकार आपको ये कैलकुलेशन करनी थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक और आपका जो डायग्राम से सवाल आया कि निम्नलिखित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्मकालीन, ये मैंने इससे पहले 2 पार्ट में इस प्रकार का सवाल कराया है, तो एक बार थोड़ा मैं जल्दी में ये करा देता हूं। तो आप सारे पार्ट देखते हुए नेक्स्ट पार्ट में देखना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ये पार्ट स्टार्ट किया। तो इससे पहले के पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि उनसे जो प्रीवियस, क्योंकि काफी सवाल है एनटीपीसी में सेम पैटर्न में पूछे गए हैं, तो वहां से आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, आप खुद उसको हल कर पाओगे, तो आपका यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो यदि आपने पहले वाले पार्ट ऑलरेडी देख रखे हैं। तो इस पाई चार्ट में 2018 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लास में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों के परसेंटेज को दर्शाया गया। तो आपको पता है ये टोटल परसेंटेज कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे 100 ही हो सकता है। और यदि छात्रों की कुल संख्या, यानी जो टोटल 100 परसेंटेज है वो डिनोट करेंगे 3500 छात्रों को, ठीक है। और तो कराटे, पाक कला और रचनात्मक लेखन विषयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या है, देखिए मैंने कहा 100 परसेंटेज है टोटल, और सवाल बोल रहा है कि 100 परसेंटेज है, डिनोट कर रहे हैं कुल 3500 छात्रों को। तो 1% में टोटल छात्र कितने आ रहे हैं? आप कहेंगे 35 आ रहे हैं। 100 का जब आपने भाग दिया तो 1% का मतलब यहाँ पर 35 समझिएगा। तब तक मैं आपको जूम कर लेता हूं जब तक आप ये समझते हो। तो आपको देखिए सवाल में क्या दे रखा है, कराटे, पाक कला, यानी कराटे, कुकिंग और क्रिएटिव राइटिंग में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यह आपको पूछा है, एक तो कराटा, एक कुकिंग, एक क्रिएटिव राइटिंग है। तो कराटे वाले यहाँ पर येलो में है, तो 25% आप कहेंगे कराटे वाले हैं। और कुकिंग में ये वाला आप जो रंग देख पा रहे हो, कुकिंग में 8% है, तो 8% कुकिंग में है। और क्रिएटिव जो राइटिंग है ये ग्रीन वाला है, जो 14% है क्रिएटिव राइटिंग में। तो इस प्रकार ये टोटल कितने परसेंटेज हो जाते हैं? तो ये तो दोस्तों हो जाते हैं, ये आपके 47 हो जाते हैं। मैंने कहा कि 1% जब 35 को डिनोट करता है, तो 47% के लिए आप 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है ये 1600, जो कितना दे रखा 45 होगा, 1645 आप कर सकते हो। ये आंसर है 1645, यही आपको मिल जाएगा जब आप उसका गुणा करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, जो यहाँ पर मैथ का सवाल पूछा गया है। ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी है, ए बी और सी किसी कार्य को 5 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है कि 5 दिन में। बी सी डी उसी कार्य को 10 दिन में, तो बी प्लस सी प्लस डी है, सेम कार्य को वो 10 दिन में करते हैं। और सी डी ए सी प्लस डी प्लस ए भैया, ये आपके हो जाएंगे टोटल 15 दिन में। इसका आप सिंपली एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 30। अब 30 एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम यदि 30 यूनिट काम करना था टोटल, ए बी सी तीनों मिलकर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, तो इनको
5 यूनिट नहीं, टोटल 5 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे, जब टोटल 30 यूनिट है तो 30/5 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 6 यूनिट करने वाले हैं। BCD है 10 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो ये 3 यूनिट करेंगे क्योंकि 30 में 10 का भाग दिया। इसी प्रकार ये 2 यूनिट करने वाले हैं। तो आपको पूछा क्या है कि ABCD मिलकर उस कार्य को मिलना है, तो इन सभी को ऐड कीजिएगा। यहाँ पर A कितने आ रहे हैं तो आप कहेंगे 1 2 और 2A हैं, 2B हैं, 2। देखिए यहाँ पर ये अपन ने लाइन स्किप कर दिया। DA भी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक और लाइन आने वाली है DAB है, उसी कार्य को 30 दिन में, तो ये भी एलसीएम सेम 30 दिन का काम आ जाएगा, कोई भी एलसीएम सेम रह गया तो यहाँ से आपका मिलने वाला है 1 यूनिट। ठीक है, तो इनको आप ऐड करेंगे तो A कितने हो जाएंगे, A आप कहेंगे 1 2 और 3A हो जाएंगे। इसी प्रकार आपको 3B मिलने वाले हैं, 3C + 3D हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके कितना हो जाएगा ऐड करने पर, कि जब ये तीनों साथ में सभी 4 मिलकर कार्य करते हैं उस केस में एक दिन में कार्य होगा, तो ये 6 और 3 9 और 3 12 यूनिट होने वाला है। तो 12 यूनिट जब साथ में करते हैं तो इनको यदि मैं कॉमन लेता हूँ 3, तो आप कहेंगे A + B + C + D है, ये आपके हो जाएगा ये 4 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये सभी 3 गुणा A + B + C + D है वो 12 यूनिट करते हैं, तो 3 को भाग देंगे तो यूनिट, तो ये 4 यूनिट करने वाले हैं पर डे। आपको पूछा है कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगने वाला है। जब कार्य है 30 यूनिट का, एक दिन में सभी 4 यूनिट करते हैं तो 30 में 4 का भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा। शेष कितने रह जाएंगे, आप कहेंगे 28 है तो 2 शेष रह जाएंगे। 2 में अभी आपको किसका भाग देना है, 4 का भाग देना अभी और है, तो 7 सही 2/4 को और मैं सॉल्व करूँ तो 1/2 कह सकता हूँ। 7 सही 1/2 दिन का समय लगने वाला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की, इसी प्रकार प्रीवियस वीडियो में भी सवाल कवर किया हुआ है। तो आपको पूछा साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि क्या होगी। वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व है। देखिए इजी सवाल है। 5000 की धनराशि है, मैं मान लेता हूं 2 भाग में बांटा है, तो एक को x दिया है, दूसरे को 5000 में से x माइनस कर दीजिएगा, सेकेंड पार्ट को बांटा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो रेट लग रही है वो 5% की दर है और 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो x गुणा, तो x क्या जो मूलधन कह सकते हो, उसके बाद दर कितनी है, फिर समय भी 5 वर्ष दे रखा है, बटा 100 करेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है 5000 माइनस x। समय यहाँ पर आपको फिर 5 वर्ष का है, दर लेकिन 10 वर्ष दे रखी सेकेंड केस में, बटा 100 करेंगे तो आपको ये क्या है, ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज है। इन दोनों का ब्याज मिलकर कितना हो रहा है आपको दिया हुआ है कि 1750 हो रहा है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो 1750 आपको मिलने वाले हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। जैसे कि मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको कट करता हूं तो ये और इजी हो जाएगा। ये 5 और 5 का गुणा करता हूं 25 में, मैं 100 का भाग देता हूं तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। इधर मैं 50 का 100 में भाग देता हूं तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम लिया मैंने 4 आ गया, यहाँ पर आपके x हो गया और यहाँ पर 2 का 4 में 2 का और गुणा कर दीजिएगा तो आप कहेंगे 10,000 माइनस 2x बराबर 1750 होने वाले हैं। इसको आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x माइनस 2x, यानी आप कहेंगे माइनस x और प्लस 10,000 और उस साइड में क्या हो जाएगा 1750 गुना 4, तो 1750 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7000 मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 3000। आपको क्या दे रखा था, पूछा था कि 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि, ये 5% की दर से थी, ये 10% की दर से थी। 10% की दर से 5000 माइनस x राशि दी गई थी, x आपको मिल गया 3000, तो 5000 में से 3000 माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 2000। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, 150 रूट माइनस 54 रूट माइनस 24 रूट। तो इसको आप इजी कीजिए। 150 को किस प्रकार इजी लिख सकते हो, तो आप कहेंगे मैं सबसे पहले दिमाग में आपका आता है कि 15 गुणा 10 में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब 15 गुणा 10 को और आप किस प्रकार गुणनखंड कर सकते हो, यानी आपको 150 का गुणनखंड ही करना था, डायरेक्टली इस प्रकार आपको गुणनखंड करना है कि 150 है तो 15 गुणा 10 है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3, 10 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 2। तो यहां से आपके रूट में क्या आ गया, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 है, तो 5 अपने आप में 2 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और पीछे रूट में रह जाएगा 6, 3 गुणा 2 6, तो 5 रूट 6 है। ये फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार सेकंड वाले की आप वैल्यू निकालते हो तो 54। अब 54 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं,
9 गुणा 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 9 का क्या स्क्वायर आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है, तो 3 रूट 6 हो जाएगा इसका। इसी प्रकार मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू 24 की, रूट 24 की, तो रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा 4 लिख सकता हूँ ना। अब 6 गुणा 4 को मैं फिर कहूंगा कि 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 रूट 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप सभी को रूट 6 आ रही है, तो 5 रूट 6 माइनस 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 कितना हो गया, 3 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 है, ये 5 रूट 6 है, फिर ये आपके 5 रूट 6 में से जाएगा तो 0 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपको 0 मिलने वाला, तो गुणनखंड करके आपको वर्गमूल यहाँ पर निकालना था। अगला सवाल देखते हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के योग ज्ञात कीजिए, जिनका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो 24 मिल रहा है। तो आपको देखना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। आप कहेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो आपको 9 9 9 मिलने वाला है, ठीक है, यानी 999 मिल जाएगा। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या, तो आप कहेंगे 1000 से छोटा तो क्या ही होगा 4 अंकों में, फिर ये 3 अंकों की आ जाएगी जो कि 999 है, सबसे बड़ी संख्या है। अब आपको पूछा क्या है, एक्चुअली में ये नहीं पूछा है कि ये सबसे छोटी संख्या का योग अंतर क्या है, तो इसका योग ज्ञात करना कब ज्ञात करना है, जब इनका HCF है वो 24 आए। यानी आपको पूछा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, जिन संख्याओं का HCF 24 आना चाहिए। अब HCF का मतलब ही क्या है कि उन संख्याओं में 24 का भाग जाना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, यानी इन दो संख्या जो आपको मिलेगी ना, इन दो संख्याओं में 24 का भाग जाएगा और वो हाईएस्ट है 24, यानी 24 से बड़ी संख्या नहीं रहेगी जिनका जो संख्या उन दोनों को विभाजित कर पाए पूरी तरीके से। तो आपको क्या देखना है कि 999 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 24 का भाग जाए। इस प्रकार आप देखना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली 999 में 24 का भाग ही दे दीजिएगा और पता चल जाएगा कि कितना कम पड़ा उसको माइनस कर दीजिएगा। अब 24 का भाग देते हो 999 में, तो 24 गुणा आप 4 करते हो तो आपको 96 मिलने वाले हैं, ठीक है, 96। अब 96 कितने ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है। फिर मैं यहां पर आपको ले लेता हूं 39। अब ये 24 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अब ये 24 का एक बार गया तो शेषफल कितने रह गए, तो आप कहेंगे यहां पर रह जाएगा आपकी 15। देखिए जो 15 शेषफल आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि 999 संख्या तो नहीं हो सकती क्योंकि इसका 24 का भाग पूरा का पूरा जा ही ना रहा है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है। अब 999 से आपको आसपास संख्या देखनी जिसमें 24 का भाग चला जाए। कब भाग जाएगा 24 का, 999 में यदि 24 का भाग देते हो तो शेषफल आपको 15 मिल रहा है। शेषफल 15 क्यों मिल रहा है, 15 ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब 999 से आप 15 माइनस करेंगे तो आपको 984 मिल जाएगा। अब 15 ये ज्यादा हो रहा था, इसको आपने माइनस कर दिया 999 में से, तो 984 आपको मिला है। इसमें यदि आप 24 का भाग देते तो पूरा का पूरा भाग 41 बार चला जाएगा। तो यहां पर 984 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह सकते हो जिसमें 24 का भाग जाता हो, ठीक है, 24 का भाग जाना भी चाहिए। ऐसे तो 999 हो जाती है लेकिन 24 का भाग भी जाना चाहिए, उस केस में आपने संख्या निकल के आई है 984। ये तो आपके एक हो गया, ठीक है। दूसरा भी है ना, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। तो मैंने कहा 999 में यदि मैं 24 का भाग देता हूं शेषफल 15 रहता है। यदि यहां पर 1000 होता तो शेषफल कितना रहता, तो आप कहेंगे एक ज्यादा ही रहता क्योंकि यहां पर एक संख्या और बढ़ गई है, 999 प्लस 1 किया। तो यदि यहां पर 1000 में आप 24 का भाग देते तो शेषफल यहां से आपका डायरेक्टली लिया हुआ तो एक ज्यादा हो जाता, 16 हो जाता। लेकिन 16 तो हो गया उस केस में जब आपने 1000 में 24 का भाग दिया। आपको तो शेषफल कितना चाहिए, 0 चाहिए, रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए। अभी क्या 16 में 24 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, ये शेषफल आ गया। तो भाग कब जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 से बड़ा लेना, माइनस तो करना नहीं है, 1000 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, 1000 से कम तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। अब 16 में 24 का भाग कब जाएगा, जब आप 16 में कितने ऐड करेंगे, तो आप कहेंगे 24 कितना बन जाएगा, 16 में आप जोड़ेंगे 8 मैंने ऐड किया, तो 16 में मैंने 8 ऐड किया, उस केस में ये 24 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 1008 होगी, ठीक है। अब 1008 संख्या है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 का भाग जा रहा है, और फिर यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 984 जिसमें 24 का भाग जा रहा है। ये दो संख्या आपको मिल गई। आपको पूछा इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 984 प्लस आप यदि 1008 करते तो 1992 आपको आंसर मिलने वाला है। तो इस प्रकार आपको हल करना था। अगला सवाल देखते हैं।
अब इस सवाल को हल कराने कोई लॉजिक तो है नहीं, बार बार बताने का मतलब है, इससे पहले भी हो सकता है। बोर्ड मास का नियम मैंने बताया था आपको, पहले 2 सेप्टों में कवर किया था। इजी सवाल है, इसको आप मैं स्किप करूंगा, आप इजीली कर सकते हो। क्या है क्या नेक्स्ट मैं आपको स्किप करूंगा, क्योंकि इस टाइप से थोड़ा टाइम वेस्ट होता है सवाल में। आपको स्किप मत करना, एग्जाम में मैं स्किप करने को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वीडियो में स्किप करूंगा, क्योंकि ये ईजी सवाल रहते हैं बिल्कुल। जोड़ बाकी वाले सवाल क्या ही बताएं बार बार। तो 7 पॉइंट देखिए, इसमें आपको दशमलव में भाग भी आना चाहिए। 8 का भाग देते हो तो कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहेंगे ये 0.9 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 0.9 लेना होगा आपको। अब 0.9 भाग तो आता है, सीधा आपको 72 में 8 का ही देना, पॉइंट मानना ही नहीं है। तो 72 में 8 चाहिए तो आपके 9 आ गया, पॉइंट कितना, तो पॉइंट लगा दीजिएगा, 0.9 है। इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे, 23 आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा सवाल, 12.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने में कुल लागत आई है वो 3675 आई है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो है वो 2 और 3 का है। तो मैं मान लेता हूं कि जो चौड़ाई है वो 2x है, लंबाई है वो 3x है। ठीक है, जब इसका रेशियो है तो मैंने चौड़ाई और लंबाई डायरेक्ट मान ली कि ये आपकी चौड़ाई 2x है, लंबाई 3x है। रेशियो निकालेंगे ऑटोमेटिकली 2-3 आ जाएगा, x गायब हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको दे रखा है किस फर्श है ना, तो ये आयताकार होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो इसको गुणनफल कीजिएगा, 3 दूनी 6x² हो जाएगा। ये टोटल क्षेत्रफल 6x² हो गया। आपको सवाल में दे रखा है कि प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 12.50 रुपए है वो 1 वर्ग मीटर का लग रहा है। ठीक है, ये वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। जब 1 वर्ग मीटर का मूल्य 12.50 है तो 6 वर्ग मीटर का कितना होगा, यानी 6x² के लिए आप 12.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपको 12.50 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 का 6 से करेंगे, तो 12 का 6 से यानी 12 6 के 72 हो जाएगा। अब आपको क्या 0.50 यानी आपको क्या करना है, 6 का आधा लेना, वो जोड़ देना इसमें, यानी यहाँ पर 12.50। इस प्रकार गुणनखंड पढ़ने में आप डायरेक्टली गुणा मत करना, डायरेक्टली इस प्रकार सोचना है आपको कि 12 का मैं 6 से करता तो 72 हो जाता है। फिर यहाँ पर 0.50 है यानी आधा है, आधा 6 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है, 72 और 3 आप 75 कर सकते हैं। इस प्रकार डायरेक्टली जितना हो सके कैलकुलेशन को फर्स्ट कीजिएगा ताकि समय सवाल में कम लगे। तो यहाँ पर 75 हो गया। 75 क्या हो गया, टोटल मूल्य लगा है 75x² लगा है। ठीक है, क्योंकि x² भी साथ में था ना, 75x² है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यदि आपने 2x और 3x माना है चौड़ाई और लंबाई को, तो आपके टोटल खर्चा आना था 75x²। सवाल बोल रहा है कि फर्श बनाने में कुल लागत आई है 75, यानी जो 75x² जो अपन ने निकाला है वो इक्वल बता रहा सवाल की 75 के, यानी यहां से x² की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 75/75 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए आप 25 का भाग दीजिएगा, इसमें भी 25 का भाग दीजिएगा, तो यहां से आपको मिलने वाला है x² बराबर 49। जब x² की वैल्यू 49 मिली तो x 49 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 7 होने वाला है। x 7 मिल चुका है, ज्ञात क्या करना था, ज्ञात आपको लंबाई ज्ञात करनी थी। लंबाई 3x मानिए, जब x 7 है तो 3x कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। 7 को आपको 3 से गुणा करना था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, देख लेते हैं। ये सवाल है, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 और 3 वर्ष में बढ़कर 13,300 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। इस प्रकार सवाल देखते ही आप ऐसे मत सोच रहे ना कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फॉर्मूला लिखना है, लंबा हो जाएगा, नहीं निकालना है। सवाल में थोड़ा और इजी कर रखा है इन्होंने सवाल में ही कि 2 वर्ष में बढ़कर, यानी कोई भी धनराशि रही होगी वो 2 साल में कितनी हो गई, 2 साल में वो 12,100। 12,100 क्या है, इसमें मूलधन भी है, ब्याज सारा इंक्लूड होकर वो धनराशियां बन चुकी है, मूलधन प्लस ब्याज सहित है 12,100 2 वर्ष में। यानी चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होकर ऑलरेडी दे दिया सवाल में कि 2 वर्ष में ये 12,100 बन चुकी है। इसी प्रकार 3 वर्ष में ये धनराशि जो भी धनराशि रही होगी 3 वर्ष में ये ब्याज प्लस मूलधन चक्रवर्ती ब्याज सारा इंक्लूड होकर बन गई है 13,310 है। यहाँ पर सब कुछ इंक्लूड है, चक्रवर्ती ब्याज सारा इंक्लूड करके 13,310 ये बन चुकी है। अब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हो, जो डाटा का ही आपको देखना है कि 2 वर्ष में 12,100 थी, 3 वर्ष में 13,310 हो क्या रहा है कि 1 वर्ष में कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 12,100 से 13,300 यानी 1000 प्लस 210 यानी 1,210 है वो बढ़ चुकी है। कितने साल में, आप कहेंगे 1 साल में। 1 वर्ष में 12,100 से ये 12,10 बढ़ चुके यानी 1,200 बढ़ चुकी। तो यहाँ से आपको कितना लग रहा है, कितना ब्याज बढ़ा होगा, इसमें देखिए सारा इंक्लूड है, चक्रवर्ती ब्याज है तो यहाँ पर झंझट ही खत्म है, इसमें भी इंक्लूड है। तो इसमें 1 साल में टोटल ये ब्याज बढ़ा कितना है, चक्रवर्ती ब्याज ही यहाँ पर निकलने पर रेट आने वाली है, चक्रवर्ती ब्याज की दर ही आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड है दोनों में। अब देखिए 1210 बढ़ा है 12,100 पे, तो 12,100 1210 कितना
परसेंटेज है, बिल्कुल इसलिए इजी, डाटा इजी ही दे दिया है। गुणा 100 करेंगे तो ये 10% ही आने वाला है। तो 10% भाई 12,100 का 10% कितना होगा, जीरो माइनस करना आपको दोनों ही केस में। तो 1210 आने वाला, जो 1210 ऑलरेडी आ चुका, वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मैथ का सवाल देख लेते हैं, ये सवाल, ठीक है। 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हैं। तो ये सवाल आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग मानकर भी कर सकते हो। जैसे कि आप मान लेते हो, फिर मैं फॉर्मूले से बता दूंगा कि 100 और 200 के बीच में, यानी 100 के बाद कौन सी संख्या है जो कि 12 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे डायरेक्टली 12 का भाग तो आता ही होगा, 108 हो जाएगी। 108 के बाद इस प्रकार 12 ऐड करते हुए चलना है, 120 है। फिर 120 में 12 करेंगे तो आप कहेंगे 132 है। 132 में आप 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 144 हो जाएगा। इसमें आप यदि 12 ऐड करते हो तो ये आपकी हो जाएगा 6 5 1 156 है। फिर यहाँ पर 12 आप ऐड करेंगे तो ये 168 है। 168 में 12 ऐड करते हैं तो 180 है। 180 में 192 है। फिर आपके ज़्यादा हो जाएगा 200 से, आपको 200 के बीच में चाहिए। तो ये संख्याएं आई है आपके पास, 108 है ना। तो पूछा क्या है कि सभी संख्याओं का योग निकालना। तो पहली संख्या 108 है, लास्ट संख्या 192 है। फॉर्मूला क्या कहता है, जब अंतर समान हो ना, ये आपके सर्वांतर हैं, जो कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है, अंतर समान हो, ऐड करना है। तो S बराबर क्या कहता है, सम होता है वो n/2 a प्लस l होता है, आपको पता ही है। अब a क्या, प्रथम संख्या, l क्या है, अंतिम संख्या। तो S बराबर n, यानी टोटल संख्याएं है कितनी। तो टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं आ रही हैं, डायरेक्टली आप देख पा रहे हो 8 संख्याएं हैं। तो 8/2, a कितना है, 108, a यानी पहली संख्या, ठीक है। अंतिम संख्या 192। अब 8/2, 108 और 192 कितनी हो जाती हैं, तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 300 हो जाती हैं। अब ये 300 हो जाएगी, 8/2 यानी कितना है, 4 कर दो ना, 4 गुणा 300, यानी यहाँ पर 1200 आ गया टोटल सम। तो ऑप्शन 4 1200 करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कम संख्याओं का ही पूछा, तो आप डायरेक्टली इस प्रकार लिख के कर सकते हो। मान लेते भाई ज्यादा संख्या का पूछ लेता, 100 से 500 के मध्य 12 से विभाजित होने वाली, तो उस केस में आप क्या करते, तो आपको क्या करना है कि लास्ट संख्या देखना। जैसे कि आपको 200 के पास में पूछा है ना, तो अंतिम संख्या क्या आ सकती है जो 12 से विभाज्य है और 200 से कम है, और पहली संख्या क्या आ सकती है। जब ये दोनों आपको पता हो जाए, बीच वाले पद को तो आपका खत्म है, क्योंकि पद अब दोनों कैसे पता करेंगे, तो आप भाग दे के कद पता कर सकते हो। जैसे कि मेरे को पता करना था कि 200 के आसपास 12 से विभाजित संख्या कौन सी, तो आप डायरेक्टली 200 में 12 का भाग देते और शेष पर वाला पहले मैंने बताया ही था आपको। अब 12 का भाग 200 में कितनी बार, एक बार गया, पीछे रहा 8, यानी यहाँ पर 80। अब 80 में 12 का भाग, तो आप कहेंगे 6 बार 6 के 72 है, पिछड़े 8। अब 8 क्या रह गया, शेष पद रह गया। इसका मतलब क्या होगा, यदि 200 से कम चाहिए ना, तो 8 आपको माइनस करना, 200 में से 8 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे 192 है, वो 12 से विभाज्य है। यदि 200 से ज्यादा चाहिए तो आप क्या करते कि 4 और ऐड कर देते, 204 कर देते, क्योंकि जब 8 + 4 करेंगे 12 का भाग चला जाएगा। तो ये संख्या आपको अंतिम मिल गई। इसी प्रकार आप 100 में भाग करके ट्राई कर सकते हो, पहली संख्या कौन सी है, और फिर अंतिम और पहली मिल गई। सर्वानुपात तो 12 का ही है, तो a + l से फिर आप कर सकते थे, यानी n/2 a + l से, जो उसका सम का फॉर्मूला रहता है। तो इस प्रकार ये आप कोई भी संख्या दे रखी हो, उसका मध्य अंतर ज्ञात करके निकाल सकते हो। अगला सवाल देखते हैं जो मैथ का पूछा गया है। ABC किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। ABC, देखिए ये ABC, A करता है दोस्तों 40 दिन में, B करता है 60 दिन में, C करता है 80 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु A ने, देखिए सबसे पहले तो एलसीएम निकाल ही लेना है। यहाँ पर एलसीएम निकालते वक्त आप थोड़ा जीरो भूल जाइए, जीरो भूल जाने से, क्योंकि यदि आप 40, 60, 80 करेंगे तो थोड़ा दिमाग में नहीं आएगा, तो जीरो भूलते तो आपको पता है यहाँ पर एलसीएम कॉमन संख्या कौन सी आ रही है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है। तो ये आपको पता है 8 और 24, 24 में 4 का भी जा रहा है, अरे 24 से कम तो हो गए नहीं, 8 दूनी 16 है, तो 16 में 6 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, फिर 8 बड़ी संख्या लेना है। जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो जीरो मैंने आपको डिलीट कर दिया पहले से, 4, 6, 8 रहेगा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ता है, तो 8 दूनी 16, अब 16 का 6 में 6 का जा रहा नहीं जा रहा है, फिर 24 में 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। इसका मतलब सबसे छोटा फैक्टर यहाँ पर मल्टीपल आया है, वो 24 आ गया। अब आप इसमें जीरो लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जीरो लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप भाग देंगे तो जीरो को भूलकर भाग दे दीजिएगा, जीरो तो कट हो जाएगा, 4 तो 24 6 बार चला जाएगा, यहाँ पर 4 बार और ये 3 बार। तो टोटल ये 240 यूनिट कार्य हैं। ये आपके 6 यूनिट करता है एक दिन में, बी करता है 4, सी करता है 3 यूनिट। अब जो सवाल में दे रखा है उसको फॉलो करना आपको। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है, ठीक है, तीनों मिलकर शुरुआत में कार्य करते हैं, परंतु ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। मान लेते हैं
कि यहाँ पर कार्य आपके समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो भाई साहब ए क्या करता है, ए ने कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 11 दिन मान लेते ये टोटल 11 दिन रह गए हैं, ए यहाँ पर काम छोड़ चुका है। तो 11 दिन काम किया किसने होगा, काम बी और सी ने किया होगा काम, क्योंकि ए तो छोड़ चुका है पहले ही। अब बी भी क्या करता है, नाटक करता है, पूरा काम करता नहीं, एक्चुअल में सी ही 11 दिन काम करता है। बी क्या करता है, बी ने कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, बी भाई साहब 8 दिन पहले गायब हो गए। अब जो 8 दिन पहले हो गए, इसका मतलब ये 8 दिन काम किसने किया, 8 दिन काम केवल सी ने किया होगा, क्योंकि बी चला गया यहाँ पर 8 दिन पहले, ए पहले ही 11 दिन पहले चला गया, तो सी ने यहाँ पर काम टोटल किया है 11 दिन लास्ट के। तो लास्ट के 11 दिन में सी का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सी है वो एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 11 दिन में सी ने किया होगा 11 गुणा 3 बराबर 33 यूनिट काम किया होगा। और बी ने कितना किया होगा, बी ने लास्ट 11 दिन में काम कितना किया, बी 8 दिन पहले छोड़ चुका है, यानी बी ने काम किया होगा 9 दिन, 9वां दिन किया है, 10वां दिन किया है और 11वां दिन किया है, क्योंकि 11वां दिन है वो सी ने भी किया था, बी ने भी किया, बी 8 दिन पहले छोड़ चुका है, 9वां 10वां 11 दिन बी ने काम किया। तो बी ने यहाँ पर 3 दिन काम किया है, तो बी वैसे 4 यूनिट करता है, तो बी ने कितना किया होगा, ए का काम ये 11 दिन लास्ट में, बी का काम ये हो जाएगा आपके 4 गुणा 3, यानी आप कहेंगे 12 यूनिट किया है बी ने काम। तो ये जो लास्ट में 11 दिन में इतना यूनिट काम हुआ है बी और एक सी के द्वारा, तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया, 12 और 33 करेंगे तो ये 45 यूनिट काम हो चुका है। टोटल काम था 240 यूनिट है, जिसमें से जो बचा हुआ काम है वो तीनों ने किया है मिलकर। ये काम तो वो पहले ले लिया ताकि बी सी वाला ये झंझट ही खत्म हो जाए, तीनों मिलकर आपको निकालना है, वो यहाँ से निकल जाएगा। बाकी 11 दिन तो ये है ही, आपको पूछा क्या पूरे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो 11 तो ये यहाँ पर लग चुके लास्ट में, जो कि अपन ने निकाल लिया कि 45 यूनिट इसमें काम हुआ है। और जो पहले वाले दिन कार्य हुए हैं जिसमें एबीसी तीनों ने मिलकर किया है, क्योंकि ए तो 11 दिन छोड़ा तो ये अपना कैलकुलेट हो चुका, तीनों ने मिलकर कार्य करते कितने हैं, तो ये करते हैं 10 और 3 13 यूनिट, एक दिन में 13 यूनिट तीनों मिलकर कार्य करते हैं दोस्तों। और कार्य यहाँ पर रह कितना गया है, तो 240 तो था टोटल, जिसमें से 45 हो चुका है। अब 240 में से 45 गया तो 195 यूनिट कार्य रहा है। अब 195 यूनिट कार्य हैं, तीनों मिलकर एक दिन में यदि 13 यूनिट करते हैं तो टोटल कितने दिन लग रहे वाले हैं, तो 195 में आपको 13 का भाग देना है, तो यहां से 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब 15 दिन तो ये लग गए, कौन से, जो तीनों ने मिलकर किया, और 11 दिन ये बाद में लगे हैं, तो टोटल दिन कितने हो गए, आप कहेंगे 26 दिन यहाँ पर लगे हैं। 15 और 10 25 और 11 यानी 26 दिन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला मैथ का सवाल देखते हैं, ये तो आपके रीजनिंग का ये दे रखा है, एबीसीडी एक वर्ग है, तो ये देख लेते हैं। एबीसीडी एक वर्ग है, तो वर्ग में आपको पता है 90 डिग्री का कोण और चारों भुजाएं समान। और यहाँ पर क्या है, ये मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, और दे रखा है एक्स ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये एक्स है, ये मध्य बिंदु है, दो बराबर, जैसे कि ये पूरी लंबाई एक्स है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एक्स बट्टा 2 हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। अब देखते हैं बीसी पर एक बिंदु y इस प्रकार, ये बीसी भुजा देख पा रहे हो आप, बीसी पर y इस प्रकार है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई y होगा, तो बी वाई, ये y बिंदु है, आपको देख रखा है जो ये बी वाई है, ये पूरी बीसी की 1/3 है, 1/3 बीसी। अब बीसी कितनी होगी भाई, वर्ग में सभी भुजाएं तो क्या इक्वल रहती है, तो ये बीसी कितनी है, बीसी अपन यदि ये ए बी एक्स मानिए तो बीसी भी एक्स होगी। अब बीसी एक्स होगी तो बी वाई कितनी है, बी वाई है इस एक्स का बट्टा 3 है, तो बी वाई एक्स बट्टा 3 है। आपको देखिए सवाल में देर क्या पूछा क्या है, बी एक्स वाई, तो यहाँ पर एक बी एक्स वाई है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, ये आपको पता है 90 डिग्री है। 90 डिग्री वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार पूरा तो x है, ये आधा बरोबर बीच में विच्छेद किया है, दे रखा सवाल में मध्य बिंदु है x, तो ये आधा x/2 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई ये वाली कितनी है दोस्तों, ये बी वाई सवाल में दे रखा है कि 1/3 BC है, और BC AB AD DC ये सभी भुजाएं समान है, ये सभी x ही होगी, तो BC कितनी x है और BY x का बट्टा 3 है, तो BY अपने x/3 लिखा, तो यहाँ पर आधार गुणा ऊंचाई कितनी BY x/3 है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से हो कितना रहा है, एक्स स्क्वायर बट्टा 4 और 3 12 हो जाएगा, 12 बराबर 300। अब ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 300 गुणा
12 हो गया। आपको क्या निकालना था यहाँ से दोस्तों, x का निकाल लेते हैं। सबसे पहले x है कितनी, यहाँ से x निकालेंगे तो आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 300 का वर्गमूल यहाँ पर डायरेक्टली आपको किस प्रकार अप्रोच लगानी है, यहाँ पर दे रखा है 300 गुणा 12 दे रखा है। 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 गुणा 3 गुणा 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 100 गुणा 3 गुणा 12 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, फिर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे लिख सकते हैं। तो यहां से आपका पूरा वर्गमूल निकल के आ जाएगा कितना, 100 का तो आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 3 बाहर आ गया और फिर 4 का 2 बाहर आ गया। तो ये वर्गमूल हो कितना गया, तो आप कहेंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हो 12 गुणा 3 करेंगे तो 3600 है। 36 किसका है, 6 का है, और 0 60 हो जाएगा, डायरेक्टली 60 कर सकते हो। तो ये वर्गमूल हो गया आपके 60 का। यानी x बराबर कितना निकल के आया दोस्तों, ये वाला जो x पूरा आया है वो 60 आ चुका है। ज्ञात क्या करना था, विकिरण की लंबाई, ये लंबाई ज्ञात करनी थी। विकिरण क्या हो जाएगा, ये पर ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, उसका वर्गमूल निकालना है। 60x है, वर्ग की भुजाएं सभी समान होती है, ये भी 60 हो जाएगी। तो आपको इजीली निकाल सकते हो कि 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 गुणा 60 का स्क्वायर है, जिसमें 60 स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा वर्गमूल से, 60 बार आ जाएगा और रूट 2, तो 60 रूट 2 रहने वाला है। ये ऐसी विकिरण की लंबाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको वो पूरा सवाल समझ में आया है। यदि सवाल जो आया है तो कमेंट करके बताना और लाइक जरूर कर देना अपने दोस्तों, और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी मैं अन्य पार्ट भी कवर करा सकूंगा। अगला सवाल देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का। ये फॉर्मूला बेस पर आपको सवाल हल करना है। cos 20 cos 40 cos 80 है। वैसे ये एक प्रमेय भी है जिसको सिद्ध करना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस जो 10 12 वाले एग्जाम लेते हैं, इसका आंसर 1/8 आता है। इसको सिद्ध करना होता है कि बराबर 1/8 किस प्रकार होगा, लेकिन इसको मैं फॉर्मूले पे आधार पर बताता हूँ। तो इसके लिए आपको बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कौन से, जैसे कि आपको cos 20 cos 40 cos 80 दे रखे हैं। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, cos A cos B देख पा रहे हो। अब cos A cos B वाला फॉर्मूला कुछ दिमाग में आया होगा आपके, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वैसे वो फॉर्मूला है 2 cos A cos B, ठीक है। 2 cos A cos B क्या कहता है, cos A प्लस B और प्लस करते हुए cos A माइनस B, ये फॉर्मूला कहता है मेरे को। अब cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B के लिए आपको क्या चाहिए, 2 cos A cos B चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos A cos B कह सकते हो। 2 के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, 1/2 गुणा आगे कर सकते हो, कि इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 cos A cos B हो जाएगा। इसको मैं जब सोल्व करता हूँ इस फॉर्मूले से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 बार है, ठीक है। अब 2 cos A cos B, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 cos A cos B को लिख सकता हूँ cos A प्लस B। अब cos A प्लस B का क्या मतलब हो गया, तो ये हो जाएगा आपके cos 40 प्लस 20 यानी 60 प्लस cos A माइनस B यानी cos आप कह सकते हो 40 माइनस 20 यानी 20, तो cos 20 हो जाएगा। ये हो गया इस वाले का विस्तार। और फिर बाहर में क्या है, cos 80 है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा 1/2 बार है, इन सभी में गुणा होने वाला है। तो ये cos 60 को मैं मान रहा हूं, यहाँ पर कितना होता है आपको पता है, cos 60 1/2 होता है। अब इसको गुणा करता हूं अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये cos 80 भी इधर गुणा हुआ तो cos 80। अब यहाँ पर प्लस करता हूँ और यहाँ ये और मल्टीप्लाई हुआ है, 1/2 अंदर आया है, तो 1/2 cos 80 cos 20। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये टर्म आप अलग ले लीजिएगा, cos ये 80 की टर्म याद रखना है। cos 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, 1/4 2 और 2 ये 1/4 हो गया, cos 80 हो गया। इसी प्रकार 1/2 cos 80 इससे भी हुआ, तो 1/2 cos 80 cos 20। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। सेम फॉर्मूले के आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 2 cos होना चाहिए, तो 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको और मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 1/2 गुणा 2 से करता हूँ। तो ये मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे को, ये वाला आप याद रखना है, भूलना मत है, आगे मैं ऐड करने वाला हूँ। तो इसको मैं अभी विस्तार कर रहा हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 2 यानी 1/4 कर दिया मैंने यहाँ पर 1/4, और ये 2 cos 80 cos 20 हो जाएगा। तो cos A प्लस B को मैं लिख सकता हूँ cos A cos 2 cos A cos B को cos A प्लस B cos A माइनस B, तो 1/4 ये अलग हो गया। cos A प्लस B यानी cos कितना हो जाएगा, 100 cos A माइनस B, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये प्लस में है cos 80, ठीक है। अब ये और मैं क्या करता हूँ, 1/4 cos, इसको मैं हटाता हूँ, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2 है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/4 cos 100 प्लस 1/2 और ये 4 यानी 1/8 हो जाएगा।
अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपको टर्म याद रखना है, ये प्लस में इसकी, ये cos 80 है, cos 100 है। तो मैं क्या करता हूँ, cos 100 को, देखिए आपको चतुर्थांश का पता ही होगा, ये रहते हैं इस प्रकार, जिसमें सभी सिंबल रहते हैं वो प्लस में है, उसके बाद साइन और कॉस के रहते हैं, फिर टेन और कॉट के रहते हैं, ASTC, तो ये आपके कॉस वाले रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये cos 80 है, ऐड डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ कि 1/4 cos 80 है, और cos 100 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ ना, आपको बता दूँ, cos 100 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 80, क्योंकि यहाँ पर 80 आ रहा है। अब 180 यानी ये पूरी रेखा, इनमें से यदि मैं माइनस करता हूँ तो ये सेकेंड चतुर्थांश में जाऊंगा, cos 180 माइनस 80, तो यहाँ पर cos की वैल्यू किस में होगी, आप कहेंगे माइनस में होने वाली cos की वैल्यू, तो cos माइनस यानी आपको लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 80 रहता है ना, वो रहता है cos x रहता है, यानी cos 80 रहने वाला, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर cos का माइनस में सिंबल, यानी साइन का प्लस में हो सकता है, बाकी सभी माइनस में, तो माइनस cos 80 हो जाएगा। तो ये मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 1/4 cos 80, ये हो जाएगा माइनस 1/4 cos 80, इधर है प्लस 1/8, तो ये अपने आप में पूरा जीरो हो गया, आपको मिल गया 1/8। इस प्रकार आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से सब कुछ हल करना था, और लास्ट में ये वाला स्टेप भी आपको लगाना था। थोड़ा सवाल यहाँ पर लेंथी हो जाता, यदि आपको डायरेक्टली प्रमेय पता थी तो आप कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, A/B 15/16, B/C 8/25, CD 20/9, तो AD का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप यदि डायरेक्टली करते हो तो इस प्रकार कर सकते हो, देखिए A/B यानी A/B आपको कितना 15/16 दे रखा है, फिर B/C यानी B/C आपको दे रखा है 8/25, क्योंकि यहाँ पर AD पूछा, बाकी सभी डिलीट होने वाला है। किस प्रकार दिखेगा, C/D आपको 20/9 दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, इन सभी को गुणा कर देता हूँ आपस में, यानी A/B गुणा B/C गुणा C/D, तो मेरे को क्या मिलने वाला, B से B कट, C से C कट, A और D का रेशियो मिल जाएगा। तो ये मैं इस साइड गुणा करता हूँ, इन सभी को गुणा करना पड़ेगा, तो ये 15/16 गुणा 8/25 गुणा 20/9। अब इसको आप इजीली कट कर सकते हो, जैसे कि मैं इस प्रकार काटता हूँ इसको, 8 दूनी 16, फिर 2 का ये 10 में, और ये आपका 9 का 3 में काट देते हैं, 3 और ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा, अभी 5 ये 25 है, तो ये 5 बार चला जाएगा, ये 2 बार, तो 2/3 मिल गया। ठीक है, 2/3 आपको पूछा था, A/D आपको 2/3 मिल गया। बाकी कोई भी पूछ रहे तो ये तो आपको पता ही होगा, जैसे में इस टाइप भी आपने करा होगा, ABC और D, जिसमें AB आपको 15/16 दे रखा है, फिर BC दे रखा है 8 और 25 का, और CD रखा है 20 और 9 का। तो आप क्या करते हो, CD के लिए जो यहाँ पर दे रखा वो सेम आगे लिखेंगे, 16 लिखते हो, 8 इस साइड तो ये भी पूरा 8 लिखेंगे, इस साइड 25 लिखेंगे, ये पूरा इस साइड 20 है तो ये 20 लिखते हो, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, तो ABCD सभी का चारों का इस प्रकार आप रेशियो निकाल सकते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, ABCD रेशियो लिख देना, जो आपको दे रखा है, जैसे 15/16 दे रखा है, फिर नेक्स्ट आपको C में ये 16 रखना है, ये भी 16 रखना है, तो जो पास वाले हैं वो वैल्यू आपको पुट करनी रहती है। जैसे ये 8/25 था, तो इधर पास में 8 आ रहा तो मैंने 8 लिख दिया, इधर 25 आ रहा तो 25 लिख दिया, ये 20/9 था तो ये पास वाला 20 है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई, इनको चारों को मल्टीप्लाई करते हुए आप ABCD का रेशियो भी निकाल सकते हो। तो ये था कि राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ है और वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए राणा को कुल मतों का, कुल मत में 100 मान लेता हूं, जिसमें जो राणा है, राणा को मिला है 40%। ठीक है, और वो हुआ क्या कि वो 60,000 से हार गया। इसका मतलब जो इनका प्रतिद्वंदी था रणवीर है, वो राणा का प्रतिद्वंदी था, उनको कितना 60% मिला होगा। तो इस केस में राणा कितने प्रतिशत से हार रहा है, जब राणा को 40 मिला और इसके विपरीत जो था वर्सेज में उनको 60 मिला, तो ये 20% से हारा है। सवाल में दे रखा है कि ये जो 20% से हार हुई है वो 60,000 मत के इक्वल है, तो 20% है, जब 60,000 के इक्वल है तो 1% है। आप कहेंगे 60,000 बट्टा 20 करेंगे तो यहाँ पर 3,000 आ जाएगा, तो 1% 3,000 के इक्वल है। आपको पूछा है कि प्राप्त हुए किन को, रणवीर को 60% मिले हैं, 1% है वो 3,000 के इक्वल है, तो 60 आप कितने करेंगे, 18 गुणा ये पीछे 4 जीरो, यानी ये 1,80,000 मत मिले हैं किनको, रणवीर को, जो जीता है। अगला सवाल देखते हैं जो मैथ का सवाल है, फटाफट ये आप हल कर लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा।
पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार से आप इजीली इसमें क्या करना है, बोडमास का नियम है, ब्रैकेट हल कीजिएगा। सबसे पहले 9 दूनी 18 करना आपको, और फिर आप 62 भाग 5 कर देना है, माइनस है। अब ये कितना हो गया, 8 दूनी 16/7 हो गया, मल्टीप्लाई में 7/5 है, प्लस आपके ये 5 आप करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। तो इधर आपके प्लस में कितने रह गए, प्लस में आप कहेंगे ये 4/5 रह गए हैं। इस साइड आपके 7 से 7 कट आउट हो गया, तो ये 62/5 माइनस ये कितना है 16/5 प्लस 4/5। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो आप कहेंगे 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 62 माइनस 16 प्लस 4 है, ये कितना हो जाएगा, तो -16 प्लस 4 यानी -12, तो ये हो जाएगा 62 माइनस 12/5। अब 62 में से 12 गए, पीछे रहे आपके 50। अब 50/5 यानी 10 आंसर। इस प्रकार ये इजी सवाल रहते हैं। और फिर अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मैथ का सवाल आ जा भाई। ये चॉकलेट भी कौन सी, ये आपकी रीजनिंग का है, ठीक है। 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उन्नयन अवनमन कोण का यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पता तो इजीली कर सकते हो। देखिए उन्नयन कोण होता है क्या, मैं बता ही देता हूँ, साथ ही साथ सवाल में ही अपन देखते हैं और कुछ नहीं। 25 मीटर ऊंची एक चट्टान है, मैं मान लेता हूँ ये कोई 25 मीटर की हाइट की एक चट्टान है, ये पूरी 25 मीटर है, ठीक है। और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, ये तो आपके चट्टान है, तो ये चट्टान के शीर्ष, शीर्ष होता है सबसे ऊपर, ठीक है, और पाद होता है जो उसका निचला बिंदु है, निचला भाग है। तो शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, तो शीर्ष से नीचे तो अवनमन कोण रहता है, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर रहेगा। तो मीनार इसका मतलब क्या है, जो सामने इससे भी बड़ी है, चट्टान से भी बड़ी मीनार है। अब मीनार के जो शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार का शीर्ष ये हो जाएगा, ये पाद बिंदु है। उन्नयन कोण का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर दर्शक खड़ा है, ये दर्शक की नेत्र है, रोशनी यहां से देख पा रहा है, तो दर्शक की नेत्र से ये तो ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के साथ दर्शक जो उस पॉइंट को देख पा रहा है उनके मध्य का एंगल है, वो उन्नयन कोण रहता है, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण आपको जो भी दे रखा थीटा, वो किसके इक्वल है, मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर। जो यहां से दर्शक देख पा रहा है मीनार के पाद बिंदु को भी, इनको देखेगा तो दर्शक की ये तो आपके क्षैतिज जो रेखा है, यहां पर जो दर्शक रेखा है इस साइड जो लाइन है, ये जो एंगल बनता है ये नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण है जो कि सीधी रेखा के साथ जो देख रहा है उस रेखा का मध्य एंगल बना है, ये थीटा। सवाल दे रखा है कि थीटा दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैंने थीटा लिख दिया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण है ये बराबर ज्ञात होता है। मीनार की ऊंचाई यानी ये पूरी हाइट ज्ञात करनी है। जब आपको दे रखा है ये 25 है, इसका मतलब ये भी कितनी होगी, 25 होगी। अब एक्चुअल में आपको ये वाली ज्ञात करनी है, फिर आप 25 में ऐड कर सकते हो। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या देख पा रहे हूँ, थीटा आपको बराबर दे रखा है, इसका कुछ मकसद होगा ना, बराबर क्यों दिया है, तो इसका मकसद ये है, जैसे कि मैं मान लेता हूं ये आपको पता नहीं x मान लिया, ठीक है, और ये आपको पता है ये x है, थीटा। अब टेन थीटा क्या कहता है आपको पता होगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार है, लंब 25 से आधार कितना x है, टेन थीटा, मैं टेन थीटा रखता हूं क्योंकि थीटा की वैल्यू पता नहीं, लेकिन इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये भी जो टेन थीटा रहेगा इसको भी टेन थीटा, ये लंब है क्योंकि ये ज्ञात करने, इसको मैं y मान लेता हूं, ये जो y बट्टा आधार है वो सेम x है, टेन थीटा दोनों इक्वल है, इसका मतलब 25/x बराबर y/x है, क्योंकि थीटा इक्वल है, जैसे कि यहाँ पर टेन 30 था, ये भी टेन 30 है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूँ। दोनों में ही यदि एंगल कोण इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, 25/x y/x है। अब देखिए 25/x यहाँ पर है, इसका मतलब y किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, तो y जब 25 के इक्वल है आपको ये पूरी हाइट ज्ञात करनी है, जिसमें से नीचे की हाइट 25 है, 25 और 25 50 हो जाएगा। इस प्रकार आप ये निकाल सकते हो, 50 आंसर करेक्ट है। तो ये उन्नयन कोण अवनमन कोण का कंसेप्ट था, आप हल कर सकते थे। और अगला सवाल देखते हैं। 8 मेजों का लागत मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है 8 मेजों का जो सीपी है 8 गुणा सीपी हो जाएगा, बराबर 5 मेजों की विक्री मूल्य यानी 5 मेजों का जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो इसके इक्वल है। और प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, यानी जो क्रय मूल्य है और फिर विक्री मूल्य यानी बेची गई, क्रय मूल्य यानी खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, कितने में बेची, कितने रुपए ज्यादा में बेची है, वो आपका लाभ हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पर बेची है उसको ऊपर लिखेंगे,
सीपी को नीचे लिखेंगे तो मैं भाग दे देता हूं, इसमें सीपी इस साइड ले आता हूं, तो किस साइड इस प्रकार हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 8/5 बराबर एसपी बटा सीपी लिख सकता हूं। सीपी यानी जो खरीदी गई, अब खरीदी गई 5 में, एसपी यानी बेची गई 8 में, 5 की खरीदी 8 में बेची, डायरेक्टली देख पा रहे हो 3 का लाभ हो रहा है, और लाभ होता है क्रय मूल्य पर, सीपी पर, 5 पर 3 का लाभ हुआ है तो कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 100 करेंगे तो ये आपके चला जाएगा 20 बार, 20 का 3 से गुणा करेंगे तो 60% का लाभ यहां पर हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा है कि 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी एक नदी की प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी भरने वाला है, किलो लीटर पानी भरने वाला है। देखिए पानी भरने वाला कहीं ना कहीं आयतन की बात हो रही है। आयतन के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो नदी का आयतन के लिए यही रहेगा फॉर्मूला एक तरीके से। तो यहां पर आप देख पा रहे हो नदी की लंबाई तो पता नहीं, लेकिन चौड़ाई 21 मीटर दे रखी है और ऊंचाई आपको दे रखी है। ऊंचाई मतलब जो एक तरीके से गहराई है वो नदी की गहराई वही ऊंचाई रहेगी उसकी, 2 मीटर दे रखी है। लंबाई क्या है, लंबाई है जो नदी स्पीड से गिर रही है वही उसकी एक तरीके से लंबाई कह सकते हो। लंबाई जो पानी नदी क्या कर रही है, अपना पानी जैसे यहां से लेकर जा रही है, जितने भी 2 मीटर गहरी है वो एक समुद्र में गिर रही है, ठीक है। तो समुद्र में जो गिर रही है कितनी गिर रही है उसके अकॉर्डिंग वो उसकी लंबाई जैसे इतनी गिर रही है, वो 1 मिनट में कितनी लंबाई कवर कर रही है। तो यहां पर दे रखा कि 10 मिनट में समुद्र में कितने किलो लीटर पानी गिरेगा, इसका मतलब 10 मिनट में उसकी लंबाई कितनी कवर हुई है, किसकी, नदी की। जब नदी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रही है, यानी 1 घंटे में वो नदी 5 किलोमीटर बह रही है, यानी लंबाई उसकी 5 किलोमीटर हो रही है 1 घंटे में, यानी 5000 मीटर कह सकता हूं 5 किलोमीटर, क्योंकि सभी मीटर में दे रखा है। तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में 5000 मीटर है। आपको एक्चुअल में 10 मिनट में लंबाई देखनी है, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 5000/60। आपको 10 मिनट में देखनी तो गुणा 10 कर दीजिएगा। तो यहां से नदी की जो लंबाई आएगी 10 मिनट में वो कितनी आएगी, 10 मिनट में लंबाई आ जाएगी। इसको आपको पूरा भाग मत देना, आगे कट होगा ये सारी चीजें, पूरा भाग जाएगा भी नहीं। देखिए 5000/6 यानी 2500/3 लिख सकता हूं। तो इसकी लंबाई आ गई दोस्तों 2500/3 आ गई। चौड़ाई ऊंचाई लंबाई मिल गई, ये इसका मतलब इसका आयतन आ रहा है। कितना आ रहा है इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 7 बार, 7 दूनी 14, 2500 का 14 से गुणा करता हूं, 25 का नहीं आपको 14 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 35,000 आ जाएगा। 35,000 क्या है, मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर कह सकते हो। और याद रखना आपको सवाल में किलो लीटर दे रखा है ना कि लीटर दे रखा है, और जो 1 मीटर क्यूब होता है ना वो 1 किलो लीटर के इक्वल होता है। 1 किलो लीटर बराबर 1 क्यूबिक मीटर कह सकते हो, मीटर क्यूब कह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर यदि लीटर में दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए जो 1 मीटर क्यूब रहता है, 1 मीटर क्यूब वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब। लेकिन एक जो किलो लीटर रहता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल है, जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। 35,000 किलो लीटर हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, और फिर दे रखा है यहाँ पर x प्लस वाई 5 है, तो x की घात 4 और y की घात 4 का मान जोड़ करते हुए याद करना है। देखिए इस टाइप का सवाल आप डायरेक्टली यदि सोचेंगे कि x प्लस वाई 5 है तो क्या हो सकता है, 1 प्लस 4 हो सकता है, 2 प्लस 3 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो सकता है। तो यहां से आपके 2 फैक्टर बन रहे हैं, या तो 1 4 या 2 3 हो सकते हैं। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्या 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। 4 का क्यूब कितना आता है, तो ज्यादा आता है, 16 गुना 4 64 आ जाता है। अब 64 1 65, ये तो ज्यादा, इसका मतलब यही सही बैठने वाला है, x प्लस वाई बराबर 5 है। इसको आप ट्राई भी कर दीजिएगा। अब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 है। अब 8 प्लस 27 जो सवाल में दे रखा है 37 हो रहे हैं, तो ये आपका सही बैलेंस कर रहा है, सॉरी 35 हो रहे हैं, 8 प्लस 27 तो 35 यहाँ पर भी है। इसका मतलब x आपके 8 है, सॉरी 2 है, y आपके 3 है। x 2 है तो 2 की घात 4 प्लस y यानी 3 है, 3 की घात 4 करेंगे, 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 गुणा 4 करना है, और 3 की घात 4 का मतलब 9 गुणा 9 करना है, यानी 16 प्लस 81। अब 16 और 81 को ऐड करेंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा 97। इस प्रकार आप डायरेक्टली ही ये सवाल हल करना है, इजीली दे रखा है। बाकी आप कंसेप्ट करेंगे बहुत ज्यादा लंबा सवाल चला जाएगा। उस केस में आपको क्या करना होगा कि x प्लस वाई है, इसका सबसे पहले होल क्यूब निकालना है, तो आप करेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस फिर वही आपके 3x प्लस वाई और xy।
तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई तो दे रखा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी दे रखा था, लेकिन जो आपको एक्स वाई निकालना था वो फिर इसके स्क्वायर से आपको दोबारा और इसका स्क्वायर लेकर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती। फिर एक्स की वैल्यू आती है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स घात 4 और वाई घात 4 में रखते, तो उस प्रकार आप थोड़ा लेंथी हो जाता सवाल। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल देखिएगा, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए किसी परीक्षा में मान लेते हैं कि 55% है तो वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। वेन डायग्राम में सबसे पहले आप देखिएगा कॉमन कौन सा है, तो कॉमन आप कहेंगे 20% है। ये आप इंग्लिश मान लीजिएगा, ये मैथ मान लीजिएगा। कॉमन 20% है तो 20% अभ्यर्थी हैं, इंग्लिश भी पास हुए, मैथ भी पास हुए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों विषयों में ये दे रखा है कि अंग्रेजी में वैसे 55 हुए हैं लेकिन यहाँ पर 20 हो रहा है, इसका मतलब 35 और अंग्रेजी में हुए हैं। मैथ में टोटल 35 हुए, अभी तक 20 ही आए हैं तो और 15 आ गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हो उत्तीर्ण हुए कितने हैं। ठीक है, अंग्रेजी में आपके यहाँ पर 35 केवल इंग्लिश में हुए हैं, 20 दोनों में हुए हैं और 15 केवल मैथ में हुए हैं। तो इस प्रकार टोटल जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज यहाँ से निकल के आता है वो आपके 35 प्लस 20 प्लस 15 यानी 70% टोटल उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी। सवाल दे रखा है यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या इंग्लिश में दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ये सभी तो उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें इंग्लिश में भी उत्तीर्ण है, मैथ में भी उत्तीर्ण है, दोनों में भी उत्तीर्ण है, या फिर सभी में अनुत्तीर्ण जो अभ्यर्थियों की या फिर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है। देखिए जब 70 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 30 हुए हैं। अब जो 30% सवाल में दे रखा है ये 1200 है, 1% कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आप कहेंगे 1% हो जाएगा 40 के इक्वल। पूछा क्या है कि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी, तो 100% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, 140 के हैं तो 100 का आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर 4000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी होगी। अगला सवाल देखते हैं, ये आपको मैं नहीं कराऊंगा, पहले ही बता दिया है, इस प्रकार इजी रहेगा आपके लिए। ये देख लीजिएगा, 2x प्लस 5y बराबर 12, xy बराबर 2, 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। ये सवाल देखते आपको पता होगा 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है, आप कहेंगे 2 का है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते थे 2x क्यूब प्लस 125 5 का क्यूब है तो 5y का होल क्यूब है। कहीं ना कहीं ये आपको पूछा है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना, जब ये सारी वैल्यू दे रखी है ये क्यूब में आपको मान ज्ञात करना है। देखिए मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाता हूँ कि 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आपको पता होगा। ए क्यूब मैं आपको लिख देता हूँ, नहीं पता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कहता है ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस, याद रखिएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर है। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछे तो ए माइनस बी आपको करना है, बाद में यहाँ पर प्लस लिखना होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करना है। अब देखिए ये आपको ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो दे रखा है। अब जिसमें ए आपके 2x है, बी 5y है, ए प्लस बी में लिख सकता हूं 2x प्लस 5y। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस, या फिर पहले मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर यानी 5 यानी 25 और y स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2x गुणा 5y करना है, 5 दूनी 10xy लिख सकते हो, 10xy। अब देखिए दोस्तों 2x प्लस 5y आपको दे रखा है 12, और फिर आपको और कौन सी वैल्यू दे रखी है, आप कहेंगे और तो मेरे को कोई वैल्यू एक्स वाई वैसे दे रखी है और ये नहीं दे रखी, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या है स्क्वायर तो है, या फिर मैं इसको ये जो स्क्वायर करता हूँ इसका, तो क्या निकल के आएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, यही आएगा सेम आपके 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस आता है 2ab यानी 20xy आ जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 5y आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 144 आ जाएगा, बराबर में 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy, xy दो रेखा मैं लिख सकता हूँ 40 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर कितना हो गया, 144 माइनस 40 आप करेंगे तो 104 हो गया। किसका, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 104 हो गया, यानी इसके स्थान पर आपको रखना है 104। ठीक है, 104 और फिर आपको माइनस करना है 10xy। ठीक है, 10xy कौन सी, जो आपके उस फॉर्मूले से हो रहे थे माइनस ए बी, तो 10xy 104, xy कितना है 2 यानी 20 माइनस करना है, 104 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 84।
तो ये 84 क्या आया है, तो 84 यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू आई है, इस पूरे की वैल्यू 84 आई है। a प्लस बी है यानी 8x 2x प्लस 5y है वो 12 दे रखा है, तो 12 गुणा 84 करेंगे तो 1008 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही घुल मिल गया है तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये देखिएगा सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, लॉजिकल आप लगा सकते हो इजीली। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर बराबर 1015 है। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इनमें से किसके बराबर है। सीधा ही आपको देखते हैं कि ये हिंट क्यों दिया है। ये हिंट देने का वजह है कि आपको 3 स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेना है। 3 स्क्वायर जब आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलता है, ये सेम मिलता है। ठीक है, 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस प्रकार यहाँ पर 42 स्क्वायर है, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 3 स्क्वायर का, यानी 42 गुणा 42 में 3 स्क्वायर का कॉमन लेने मतलब भाग देना 3 गुणा 3 का, इसका आप भाग देंगे तो 9 ये आपके 14 बार चला जाएगा, ये भी 14 बार, और यहाँ पर कह सकते हो 14 का स्क्वायर है यहाँ पर। जैसे ही 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपको वैल्यू मेरी है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी 1015 दे रखी है, यानी 9 गुणा 1015 करना है तो आंसर आपके आ जाएगा 9135। अगला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर निकलती है। तो ये 80 की स्पीड से निकली है, ये आपका मुंबई है, मुंबई से नहीं बेंगलोर रेलवे स्टेशन, ये आपका बेंगलोर है, ये मुंबई की ओर निकली है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 1 घंटे बाद वो कितनी चली होगी, आप कहेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चली है, तो यहाँ पर ये पहुंच गई 80 किलोमीटर डिस्टेंस पर। कौन सी रेलगाड़ी, जो कि बेंगलोर रेलवे से मुंबई की ओर निकली है सबसे पहले। सेकेंड रेलगाड़ी अन्य है जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ये आगे जा रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा एक रेलगाड़ी और चल रही है, वो भी बेंगलोर से मुंबई की ओर इस साइड चल रही है, नेक्स्ट लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सवाल दे रखा है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी। अब देखिए इनके मध्य की दूरी कितनी है, आप कहेंगे 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर की, तो अब 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये कवर करनी है किसको, दूसरी अन्य रेलगाड़ी को। अन्य रेलगाड़ी की स्पीड है 100 की और फर्स्ट वाले की है 80 की। इसका मतलब स्पीड में अंतर कितना है, 20 का है, तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर पाएगी, क्योंकि 80 तो ये पहले ही आगे चल रही है, ये 100 ज्यादा कितने की चल रही है, 20 की ज्यादा की चल रही है, तो जो सापेक्ष गति कह सकते हो वो आपकी 20 की आ रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्रॉस करने वाली। अब 80 किलोमीटर आपको आपस में गैप है वो कम करना है, तो ये घंटे में 20 किलोमीटर गैप कम करती है, तो 80 किलोमीटर कम करने के लिए आप 20 का भाग देंगे 80 में, तो ये 4 घंटा समय लगने वाला है इसको 80 किलोमीटर का गैप खत्म करने में या फिर आपस में मिलने में। दो संख्याओं का आपको एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, जो कि एलसीएम है वो आपके 369 है और एचसीएफ है वो 351 ये दे रखा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ नहीं दे रखा है, ठीक है, इनका योग दे रखा है, ये याद रखिएगा, योग और अंतर। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग है 369 और एलसीएम माइनस एचसीएफ का जो अंतर है वो 351 दे रखा है। एक संख्या 72 है तो वो निकाल सकते हो। यहाँ से पहले तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 2 वेरिएबल कह सकते हो और 2 समीकरण है। इजीली आप इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये माइनस करता हूँ तो इजी हो जाएगा आपकी, तो ये माइनस करूंगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 एचसीएफ बराबर कितना हो गया 351, तो ये आपके आ जाएगा 8 1 यानी 18। 2 एचसीएफ बराबर 18 है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18/2 यानी 9। तो एचसीएफ जब 9 आ गया तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम है वो माइनस कर देना है, एचसीएफ तो 360 आ जाएगा, 369 में से 9 गए तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, एचसीएफ माइनस करना है तो 360 एलसीएम, 9 एचसीएफ है। ज्ञात करना है दूसरी संख्या, तो आपको पता होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ करते हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या मिलती है, जिसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, गुणा पहली संख्या आपको दे रखी 72, तो 72 गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसके गुणों के इक्वल, यानी 360 गुणा 9, 360 आपके एक एलसीएम आया, 9 एचसीएफ है। वो फर्स्ट संख्या 72 गुणा सेकेंड संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो 72 का इसमें भाग दूंगा तो 8 बार चला जाएगा और ये आपका भाग हो जाएगा 45 बार। तो दूसरी संख्या यहाँ से 45 आ गई। अगला सवाल देखते हैं। ये आपके रेशियो का सवाल है जिसमें रेल है, बस है, एयर है। ठीक है, जिसमें 5 8 12 का रेशियो है, यानी जो किराए का अनुपात है, ये क्या है, किराया है।
कि यदि रेल से जाते हो तो 5 रुपये, बस से जाते हो तो 8 रुपये, हवाई यात्रा करते हो तो 12 रुपये का किराया लगता है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, यात्री कितने हैं? 3 यात्री रेल से करते हैं, 4 बस से करते हैं, 5 एयर से करते हैं। ये रेशियो है तो मैं मान लेता हूँ, सभी रेशियो में तो 3 4 5 मान लिया। और एक यात्रा परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया, एक दिन में कुल किराया दे रखा है कि 1,07,000 हो रहा है। यहाँ से कितना हो रहा है? जब रेल में यात्रा करते तो 5 रुपये लगते हैं एक जने के, 3 करते तो आप कहेंगे टोटल 15 रुपये हैं, एक जना करता तो 8 रुपये, 4 यात्री करते हैं डेली तो आप कहेंगे 32 रुपये यहाँ से और 60 रुपये यहाँ से। तो टोटल यहाँ पर आप ऐड करते हो, यानी 60 और 30 90, या फिर कह सकते हो 92 प्लस 15। तो 92 प्लस 15 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 107। तो 107 टोटल फेयर एक दिन में कलेक्ट हुआ है। सवाल बोल रहा है कि 1,07,000 हुआ है, इसका मतलब 107 है वो 1,07,000 को डिनोट करता है। तो एक कितने को करेगा? 1,07,000 में 107 का भाग दूंगा तो 1,000 को एक डिनोट करता है। आपको पूछा क्या है? हवाई यात्रियों से। हवाई यात्री कितने हैं? हवाई यात्रियों से किया गया किराया, तो हवाई यात्रियों से 60 रुपये का हो रहा है डेली। जब 1,000 को डिनोट करता है तो 60 कितने को करेगा? 60,000 को। तो हवाई यात्रा से 60,000 का किराया कलेक्ट हुआ है। यदि कुछ आंकड़े दे रखे हैं जिसमें माध्य और माध्यिका का रेशियो, माध्य रेशियो माध्यिका, ये आपको दे रखा है 4:5 और माध्य और बहुलक का ज्ञात करना है। अब बहुलक माध्य माध्यिका का रिलेशन मैंने आपको बताया है, तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। बहुलक बराबर क्या होता है दोस्तों? 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। जब आपको बहुलक नहीं दे रखा है, माध्यिका कितनी दे रखा है? 5 दे रखा है एक तरीके से, 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 4, तो ये आपकी हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7। तो बहुलक कितना आ गया? 7 आ गया। रेशियो पूछा है मध्य का, मध्य यहाँ पर 4 है, बहुलक आ गया 7, 4:7, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे कि ये आपका समबाहु त्रिभुज ABC है, इसकी एक भुजा यानी सभी भुजा 28 होगी जब एक भुजा 28 है। तो एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा का माप ज्ञात करना है। तो PQR की भुजा क्या होगी? जब दे रखा है, एक शर्त है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर, यानी जो PQR का एरिया है, एरिया ऑफ PQR है वो 16 गुना एरिया ऑफ है त्रिभुज ABC, ये दे रखा है। अब 16 गुणा एरिया ऑफ PQR कितना? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। मैं मान लेता हूं भुजा आपको एक ज्ञात करना है, तो भुजा इसका yx² जो ज्ञात करना है इसकी भुजा, तो √3/4 गुणा x² बराबर 16 गुणा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ABC का जो समबाहु त्रिभुज है तो क्षेत्रफल कितना हो गया? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा यहाँ पर 28 है तो 28 गुणा 28। अब यहां से √3/4 से 3/4 कैंसिल दोनों तरफ है, और x² कितना निकल रहा है? x² है 16 गुणा 28 गुणा 28, तो x कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल आप कहेंगे 4, 28 2 है तो एक बार आ जाएगा, 28 गुणा 4 करेंगे तो यहां से आपके आ जाएगा 112। 112 क्या आ गया? x आ गया, जो आपको पूछा था इसकी भुजा 112 आ गई। इस टाइप आप निकाल सकते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो आपका मैथ का सवाल है। ये थोड़ा आपको सवाल नया लग रहा होगा, इसमें लैंग्वेज समझिएगा यदि आपने नहीं देखा है। देखिए इसमें ये एक तरीके से PQ 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 के फॉर्मेट में है सभी। तो 25 प्लस 48, जहां पर भी आपको प्लस दिखे उसको क्या मानना है? P प्लस Q, एक तरीके से ये P है ये Q है, तो P प्लस Q आपको दिखे उसको आपको P माइनस Q है। इसका अर्थ क्या है? जो 25 प्लस 48 है, प्लस ये भाग तो नहीं है, बिल्कुल प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर 25 माइनस 48 है। ठीक है, फिर 48 गुणा 6, जब गुणा दिखे आपको P गुणा Q, P गुणा Q का अर्थ है P भाग Q, P भाग Q यानी भाग 6। अब 6 भाग 12 भाग P भाग Q का अर्थ है P क्या है? P प्लस Q है ना, P प्लस Q, तो P प्लस Q हो जाएगा। अब ये माइनस आ रहा है, ये तो माइनस P माइनस Q का अर्थ क्या है दोस्तों? P माइनस Q का अर्थ है P गुणा Q, तो गुणा Q है। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 48 में आप 6 का भाग देंगे तो ये 8 बार, प्लस 12 गुणा 2 यानी 24, 25 प्लस 24 यानी 49 माइनस 8 बराबर 41, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। तो ये ग्राफ वाला एक इजी सवाल पूछ लिया दोबारा। 2015 से 18 तक सब्सक्रिप्शन मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की औसत संख्या 2015 से 18 तक पूछा है। एवरेज निकालना है किसका? 35 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 48 का आपको औसत निकालना है। तो 35 दूनी 70 और 70 के साथ 40 ऐड करेंगे,
ये 110 यानी 112, 112 के साथ 48 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 160। संख्या कितनी है? 4 है, तो ये आपका औसत कितना हो गया? 40 का एवरेज हो जाएगा दोनों के मध्य, कोई दिक्कत ही नहीं है। कट जा भाई। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपके अंतिम सवाल है ये, फिर आप थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन आप इसको निकाल सकते हो। देखिए जो गुड्स दे रखा है ए बी सी डी ई वस्तुएं हैं, जिसमें जो कॉस्ट प्राइस है इसका क्रय मूल्य, जैसे कि वस्तु ए का क्रय मूल्य 173 है, बी का 219 है, सी का 350 है, ये इनका क्रय मूल्य है। अब दो शॉपकीपर हैं, जो एक्स शॉपकीपर है वो ए वाली वस्तु को 180 में बेचता है और जो सेम ए वाली वस्तु को बी शॉपकीपर है वो 175 में बेचता है। इस प्रकार ये अलग अलग वस्तुओं को दोनों ही शॉपकीपर अलग अलग प्राइस से बेचते हैं, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य सभी का समान है। उस केस में आपको निकालना है कि किस दुकानदार को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट निकाल दीजिएगा। जैसे कि इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार सभी का आपको एक एक करके प्रॉफिट निकालना, फिर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो दोनों में से, जैसे कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट निकालता हूं कि 173 की वस्तु है, एक्स ने 180 में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 7 का हुआ। इसी प्रकार एक 219 की है तो ये बेची इन्होंने 220 में, तो पहले केस में 7 का हुआ, फिर उनको 200 कितने की 19 से 20 का 1 का हो जाएगा, फिर 10 का है, 9 का है, इस प्रकार ये 23 का। टोटल प्रॉफिट 50 का हो जाएगा एक्स को, और फिर वाई को इस प्रकार टोटल प्रॉफिट 42 का है, तो एक्स को ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है सवाल में कि ज्यादा किसको हो रहा है? एक्स को हो रहा है। ये सवाल देख सकते हो कि किस दुकानदार को प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। और प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ के केस में आपको देखना है कि टोटल है वस्तुएं कितने की, तो टोटल वस्तुएं जैसे कि ये आप ऐड करेंगे तो 1450 रुपए की टोटल है, जिसमें से प्रॉफिट एक्स को 50 का हो रहा है, तो 1450 भाग गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ पर आप 3.45% के आसपास प्रॉफिट निकलने वाला है एक्स शॉपकीपर जिनका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार टोटल जो 100 सवाल थे उनमें से 30 सवाल ये मैथ के पूछे गए थे। सारे सवाल का मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दिया। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। बाकी जो भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो किसी भी एग्जाम्स के जीके की, जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, toptrainingGK.in वेबसाइट जरूर विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।